हेलो एवरीवन, दिस इज़ भावना। आप सभी का स्वागत है कॉलेज विद भावना में। तो कैसे हैं सभी? होपफुली सब अच्छे होंगे, तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। टीचर टीचिंग टेक्नोलॉजी का आपका एग्ज़ाम है 3 तारीख का, तो उसी की तैयारी में सभी लगे हैं। और आज मौसम भी अच्छा है लेकिन लाइट नहीं है। सोचा था फेस के साथ वीडियो बनाऊंगी लेकिन लाइट ही नहीं है। रात से सभी जगह बारिश हो रही है, हमारे यहाँ भी बहुत अच्छी बारिश हो रही है। तो बारिश में यही होता है कि लाइट का इशू रहता है और वाईफाई का भी इशू रहता है। तो स्टार्ट करते हैं। अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें कॉलेज विद भावना को, क्योंकि क्लासेस चल रही हैं बीएड की, वो तो आपको पता ही है। जो लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं उन्हें पता है, जो लोग नहीं जुड़े हैं उन्हें बता दूं कि बीएड की जितना भी कोर सिलेबस है, यानी आपकी जो 4 बुक हैं, वो हम टोटली कंप्लीट कर चुके हैं और ये रिवीजन चल रहा है। और ये रिवीजन भी आज कंप्लीट हो जाएगा। टीचर टीचिंग टेक्नोलॉजी का ये तीसरा पार्ट है। 2 पार्ट इसके हम कर चुके हैं जो कि फुल ऑफ कंटेंट है। 70 80 स्लाइड का है वो, तो उसकी पीडीएफ भी मैं दे चुकी हूँ। और क्लास अगर आपने नहीं देखी है तो उन्हें देख लें। उन्हें देखने के बाद अगर आप ये थर्ड वाला पार्ट देखते हैं या फिर थर्ड पहले देख लेते हैं, उन्हें बाद में देखते हैं, तो आपकी पूरी बुक कंप्लीट हो जाएगी। और आपको ये खुद भी रियलाइज होगा, जिसने भी बुक देखी होगी, बुक में सिलेबस कंटेंट आपने देखा होगा, तो सबको पता चल जाता है कि भाई कितना कंटेंट सामने वाला करा रहा है, करा रही है ना। तो अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। और कंटेम्प्रेरी का भी हम सारा कर चुके हैं। अगर आप पहले से पहले ही पढ़ना चाहते हैं, जिसने नहीं पढ़ा है वो पढ़ सकते हैं, ठीक है। फिलॉसफी, ग्रोइंग अप एज अ लर्नर हम सारे कर चुके हैं। और पेडागोजिकल सब्जेक्ट भी थोड़े थोड़े हमने किए हैं। बाकी भी मैं कराती, लेकिन अब नहीं करा पाऊंगी क्योंकि मेरे भी एग्जाम है एमएड के, तो इस वजह से थोड़ा सा इशू चल रहा है। बाकी मेरे तो बहुत जल्दी खत्म हो जाएंगे, फिर दोबारा से लग जाएंगे बाकी के पेडागोजिकल सब्जेक्ट में। जैसे कि इंग्लिश की पेडागोजी लास्ट में है तो उसे मैं कंप्लीट कराऊंगी। जो लास्ट में पेडागोजिकल सब्जेक्ट है वो सारे मैं कराऊंगी दोबारा से, ठीक है। तो ये बात हुई। लेट्स क्रैक को भी सब्सक्राइब कर लें। यहाँ पे सीटेट की क्लासेस चलेंगी 7 तारीख के बाद, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। आपको कुछ भी कहना हो, अपनी मन की बात, कोई भी आपका मैसेज हो, आपको मुझ तक पहुंचाना हो, तो इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। सबका रिप्लाई मैं देती हूँ जितना मुझसे हो पाता है। और पीडीएफ के लिए टेलीग्राम ज्वाइन कर लें। जो ये नोट्स हैं जिनसे मैं पढ़ाती हूँ, जो मैं पढ़ा रही हूँ और जो मैंने अब तक पढ़ाया है, वो सारा टेलीग्राम पे मैं अपलोड कर चुकी हूँ। कॉलेज विद भावना के नाम से टेलीग्राम है। 1400-1500 की फैमिली हमारी हो गई है। तो अगर सर्च भी कर सकते हैं, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से चले जाना। नहीं तो कमेंट कर देना, मैं कमेंट में दे दूंगी, ठीक है। सभी की कमेंट का मैं रिप्लाई करती हूँ, जितनी भी कमेंट्स आती हैं, ठीक है, क्योंकि आप लोग मेरा परिवार ही हैं। तो स्टार्ट करते हैं। ये थर्ड पार्ट है। 2 पार्ट हम इसके कर चुके हैं, वो आप देख लेना। प्लेलिस्ट इसकी बनी है रिवीजन सीरीज के नाम से, ठीक है। तो 2 पार्ट हैं, उन्हें आप देख लेना। वो बहुत ही ज़्यादा समझ में भी आ जाएंगे आपके, और कंटेंट भी बहुत अच्छा है जो पेपर के अंदर पूछा गया है अब तक, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। बेसिकली सबसे पहले जो टॉपिक है वो है ब्लूम टैक्सोनॉमी, जो कि हम काफ़ी बार पढ़ चुके हैं। हमने कॉमन टॉपिक में भी पढ़ा था ब्लूम टैक्सोनॉमी, और हर पेडागोजिकल सब्जेक्ट में भी पढ़ा है ब्लूम टैक्सोनॉमी। तो बेसिकली ब्लूम टैक्सोनॉमी, अगर आप यहाँ पर देखो, अब तक ये एक बार लॉन्ग क्वेश्चन में आया है वैसे शॉर्ट में आता है, लेकिन ये लॉन्ग में एक बार आया है। लेकिन आपको ये छोड़ना नहीं है, ब्लूम टैक्सोनॉमी पढ़ना है। इसका फायदा क्या होगा कि ब्लूम टैक्सोनॉमी अगर नहीं भी आता है पेपर में, तो जो भी आपका नेक्स्ट पेडागोजिकल सब्जेक्ट है, जैसे कि मैथ का पेडागोजी का पेपर है, बायो है, या कोई और भी पेडागोजिकल सब्जेक्ट हो सकता है, तो उसमें ब्लूम टैक्सोनॉमी पूछा जाता है। तो अगर आप यहाँ पढ़ेंगे तो वहाँ फायदा दे देगा आपको, ठीक है। तो पढ़ते हैं ब्लूम टैक्सोनॉमी। बेसिकली जो एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव टैक्सोनॉमी है उसे हम ब्लूम टैक्सोनॉमी बोलते हैं, जो कि बेंजामिन ब्लूम और उसके कलीग्स, उसके कॉलेज के दोस्तों ने दी थी 1950 में, ठीक है। लेकिन हम इसे नाम से जानते हैं, ब्लूम टैक्सोनॉमी के नाम से। इसके अंदर 3 डोमेन इन्होंने दिए हैं, कॉग्निटिव डोमेन, अफेक्टिव डोमेन एंड साइकोमोटर डोमेन। 3 डोमेन इसके अंदर हैं, ठीक है। ज्यादा जो पूछा जाता है वो कॉग्निटिव डोमेन पूछा जाता है, और आपको जो लिखना है कॉग्निटिव डोमेन ही डिटेल में लिखना है अगर ब्लूम टैक्सोनॉमी पूछा जाता है। अफेक्टिव डोमेन और साइकोमोटर डोमेन के सिर्फ नाम लिखने हैं,
ठीक है। कॉग्निटिव डोमेन यानी संज्ञानात्मक पक्ष, अफेक्टिव डोमेन यानी संवेगात्मक पक्ष, कोनेटिव या फिर साइकोमोटर डोमेन यानी गत्यात्मक पक्ष। कॉग्निटिव डोमेन यानी हमारे दिमाग से रिलेटेड सारी एक्टिविटीज जो होती हैं, जैसे कि सोचना, विचार करना, अनुभूति करना, कल्पना करना, इमेजिनेशन, ये सारी किससे रिलेटेड है? हमारे दिमाग से रिलेटेड। तो वो किसके अंदर आती है? कॉग्निटिव डोमेन के अंदर। अफेक्टिव डोमेन से आती हैं हमारी हार्ट रिलेटेड एक्टिविटीज, ठीक है, जो भी हमारे दिल से रिलेटेड है, जैसे कि दुखी होना, हंसना, रोना, खुश होना, तो वो सारी क्या है? हार्ट रिलेटेड एक्टिविटीज हैं, ठीक है। साइकोमोटर डोमेन के अंदर आती है हमारी हैंड रिलेटेड या फिर डूइंग एस्पेक्ट। हैंड रिलेटेड यानी गत्यात्मक पक्ष, यानी जो हम अपने हाथों से एक्टिविटी करते हैं, खेलना, कूदना, जंपिंग करना या कोई भी एक्टिविटीज करना, मोटर एक्टिविटीज करना, वो आती है साइकोमोटर डोमेन के अंदर, ठीक है। तो ये थोड़ा सा सिंपल सा आपको समझ आया होगा। तो पहले पढ़ते हैं कॉग्निटिव डोमेन को। जितने भी सारे डोमेन हैं उनकी जो टेक्सोनोमी दी है वो कैसे ऑर्डर में है? सबसे नीचे जो मिलेगा वो लोअर ऑर्डर मिलेगा, और जैसे जैसे ऊपर बढ़ते जाएंगे वो हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल की तरफ बढ़ता जाएगा। यानी जैसे कि दिखा देती हूँ मैं, जो ये ऑर्डर है इसी तरीके से सभी का ऑर्डर है। तो ये जो कॉग्निटिव डोमेन का ऑर्डर है, ये है कॉग्निटिव डोमेन। कॉग्निटिव डोमेन, तो जो ऑर्डर है ये नीचे वाला क्या है? लोअर ऑर्डर थिंकिंग स्किल, यानी यहाँ से बच्चे की सोच स्टार्ट होती है। यहाँ पे सोच कैसी रहती है? बिल्कुल निम्न स्तर की, नीचे के स्तर की, और जैसे जैसे ऊपर बढ़ता जाता है सोच कैसी होती जाती है? बढ़ती जाती है, ठीक है। तो ये क्या हुई? हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल, हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल। ये आपको दोनों नहीं लिखनी है, ये 1956 में आई थी, यही ज्यादातर पूछी जाती है और यही ज्यादा चलती है। लेकिन जो ये वाली है ये नई आई है 2001 में, ये वर्ब फॉर्म में है। या तो ये वाली लिख देना या ये वाली लिख देना, जोन से भी आपको याद रहे वो लिख देना, मिक्स मत करना, ये याद कर लेना वैसे, ठीक है। फर्स्ट क्या है? नॉलेज, सेकंड है कॉम्प्रिहेंशन, एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस और इवैल्यूएशन। बहुत हमने डिटेल में कर चुके हैं, आगे चलते हैं थोड़ा सा। नॉलेज क्या होता है? नॉलेज यानी चीज़ों को रिकॉल करना, रिकॉग्नाइज करना, यानी पहचानना, ठीक है। कोई भी फैक्ट हो, इन्फॉर्मेशन हो, कंसेप्ट हो, फिर उसकी समझ विकसित करना यानी कॉम्प्रीहेंड करना। भाई कोई चीज़ हमने देखी, जैसे कि आपने बीएड का सिलेबस पूरा गो थ्रू कर लिया कि अच्छा ये चैप्टर हैं और ये टॉपिक हैं इसके अंदर, फिर उसे कॉम्प्रीहेंड किया यानी उसे याद किया, उसमें इन्फॉर्मेशन निकाल ली, सारे टॉपिक्स पढ़े, सब कुछ करा, फिर आपने अप्लाई करके देखा कि अच्छा मुझे आ रहा है, नहीं आ रहा है, समझ आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो आपने कहीं ना कहीं उसे अप्लाई करके देखा। अप्लाई करने के बाद आपने क्या किया? उसका एनालिसिस करा, यानी उसे टुकड़ों में तोड़ के देखा कि भाई कंटेम्परेरी के अंदर ये यूनिट है, ये टॉपिक है, ये मुझे आ गए, यानी पूरा तोड़ के देखा, क्वेश्चंस में लगा के देखा कि क्वेश्चन कर सकता हूँ, नहीं कर सकता हूँ, तरीके से आपने वो कंपोनेंट्स में बांट दिया, जिससे कि आप और अच्छी तरीके से समझ पाए, तैयार हो जाएं पेपर के लिए, ठीक है। फिर आपने क्या किया? सिंथेसाइज किया, यानी एनालिसिस आपने कर लिया, आप समझ गए सारे प्रोसेस को, फिर आपने सिंथेसाइज किया यानी कंक्लूड कर लिया, सारा जोड़ लिया, इकट्ठा कर लिया। जैसे कि आपका कंटेम्प्रेरी का पेपर था, हालांकि वो पोस्टपोन हो गया है, लेकिन आपने क्या है, सारा अपने दिमाग में सिंथेसाइज किया हुआ था, कंक्लूड किया हुआ था कि सारा टॉपिक, सारी सिलेबस, पूरी बुक हमारे दिमाग में है, बिल्कुल हमने पूरा एक जगह इकट्ठा कर रखा है। जैसे ही पेपर आएगा पूरी कॉपी लिख देंगे, 32 पेज की आए चाहे 28 पेज की आए, ठीक है। तो आप फिर बाद में क्या करेंगे? मूल्यांकन करेंगे, यानी जब पेपर दे के आएंगे तो अपने आप को जांचेंगे कि आपने सही लिखा है, नहीं लिखा है, अपने अकॉर्डिंग जजमेंट बनाएंगे कि हमने जो इन्फॉर्मेशन ली है वो अच्छी है, नहीं है, क्वालिटेटिव इन्फॉर्मेशन हमने ली है, नहीं है, ठीक है। तो ये थी कॉग्निटिव डोमेन की। आगे चलते हैं, ये 7th वाला है क्रिएशन, जो वो वर्ब चेंज हुई है, यानी कुछ नया क्रिएट करना, कुछ ओरिजिनल सोचना। फिर है अफेक्टिव डोमेन, यानी ये दूसरे नंबर का है। अफेक्टिव डोमेन यानी भावनात्मक पक्ष या फिर संवेगात्मक पक्ष भी इसे बोलते हैं, इसमें हमारी सारी फीलिंग्स आ जाती हैं, सारी भावनाएं आ जाती हैं ठीक है, सारी फीलिंग्स इसके अंदर आ जाती हैं, हंसना, रोना, दुखी होना, हमारे वैल्यूज़, हमारा एटीट्यूड, हम कैसे बिहेव करते हैं, क्या हमारे इमोशंस हैं, क्या हमारा विश्वास है दूसरों के ऊपर, अपने ऊपर, सारी अफेक्टिव स्किल इसके अंदर आ जाती हैं, ठीक है। तो इसे भी कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। देखो, फर्स्ट है रिसीविंग, अटेंडिंग। फिर आप बोलोगे हिंदी में नहीं बता रही हूँ, तो हिंदी में भी आके लिखा हुआ है, देखो हिंदी में भी लिखा हुआ है,
लेकिन अब ये जो चार्ट है ना, ये गूगल पे इंग्लिश में ही मिलते हैं, हिंदी में नहीं मिल पाते, ठीक है। तो पहला क्या है, रिसीविंग यानी अटेंडिंग, रिसीव करना, जैसे आप किसी अपने घर के पास बैठे हैं, किसी बाबा के पास बैठे हैं, तो आप उनकी बातों को सुनते हैं, रिसीव करते हैं, है ना। फिर उन्हें रेस्पॉन्ड करते हैं, हाँ हूँ, कुछ ना बोलेंगे, कुछ ना कुछ तो बोलेंगे ही। फिर उसके बाद वैल्यूइंग करते हैं कि उन्हें रेस्पेक्ट देते हैं थोड़ी सी। फिर उन जो वैल्यू आपने गेन किए हैं, जो अपने बाबा जी से बात सीखी है, किसी से भी बड़े से बात सीखी है, आप उन्हें क्या करेंगे, संगठित करेंगे, ऑर्गेनाइज करेंगे। फिर बाद में क्या करेंगे, कैरेक्टराइजिंग करेंगे, यानी जितने भी विश्वास थे, जितनी भी बातें थी, जितने भी मूल्य थे, वो सारे जोड़ने के बाद क्या है, धारण कर लेंगे, उनका आंतरिकरण कर लेंगे, अपने बिहेवियर में ले आएंगे, ठीक है, अपने बिहेवियर में ले आएंगे। जैसे कि हम किसी अच्छे इंसान के साथ रहने लग जाएं, जिसे बहुत ज़्यादा नॉलेज हो ग्रंथों के बारे में, गीता, रामायण, भागवत, इन सब की नॉलेज हो, तो हम उस इंसान को क्या करेंगे, वो हमें प्रवचन देने लगे या फिर सुनाने लगे अच्छी अच्छी बातें, तो हम क्या करेंगे, रिसीव करेंगे, रेस्पॉन्ड भी करेंगे, वैल्यूइंग करेंगे उसकी बातों को। फिर उसकी जितनी भी बातें हैं, उन वैल्यू हैं, मूल्य हैं, उनके विश्वास हैं, उनकी जितने भी पॉइंट्स हैं, उन्हें एक जगह जोड़ेंगे, फिर अपने कैरेक्टर में ले आएंगे, अपने बिहेवियर में ले आएंगे, ठीक है। तो यही आगे सारा लिखा हुआ है, हम इसे बहुत बार पढ़ चुके हैं, हर सब्जेक्ट में पढ़ा है हमने ये। फिर है साइकोमोटर डोमेन, ये किसने दिया है, हैरो और सिम्पसन ने दिया है, तो ये भी पूछ लेता है, सभी के आगे मैंने लिखा हुआ है। तो साइकोमोटर डोमेन होता है गत्यात्मक पक्ष, इसके अंदर हमारी मोटर रिलेटेड एक्टिविटीज आ जाती हैं, हमारी सारी फिजिकल एक्टिविटीज आ जाती हैं, हमारी सारी फिजिकल एक्टिविटीज आ जाती हैं, जैसे कि कूदना है, रस्सा कूदना होता है, दौड़ना, भागना, मूवमेंट करना, कोई भी एक्शन करना, कोई भी एक्टिविटी करना, कोई भी टास्क करना, स्पोर्ट्स खेलना, डांस करना, फाइन आर्ट्स करना, जहाँ भी हमारी मोटर स्किल यूज हो रही हैं। मोटर स्किल क्या होती है, दो तरह की मोटर स्किल होती है, एक तो वो जिसमें हमारी बड़ी मांसपेशियां यूज होती हैं, एक वो जिनमें हमारी छोटी मांसपेशियां यूज होती हैं, जैसे कि पेन पकड़ने में हो रही हैं, ठीक है। तो इसे भी 6 स्तरों में बांटा गया है। फर्स्ट है रिफ्लेक्सिव मूवमेंट, इसका तो बस नाम याद कर लेना, और अगर ये नाम भी आपको याद ना रहे तो आप सिर्फ 2 ही लिख देना, स्टार्टिंग में 3 बता के कि 3 तरीके के होते हैं, कॉग्निटिव, अफेक्टिव और साइकोमोटर। कॉग्निटिव को बिल्कुल डिटेल में एक्सप्लेन करना है, अफेक्टिव के सिर्फ नाम लिखने हैं, साइकोमोटर को अगर छोड़ना भी चाहें तो छोड़ भी सकते हैं, ठीक है। और नाम अगर याद रह जाते हैं तो टॉपिक आपका बिल्कुल कंप्लीट हो जाता है, ठीक है भाई। साइकोमोटर डोमेन में क्या है, रिफ्लेक्स मूवमेंट करना, यानी सहज क्रिया करना, कुछ भी जो अपने घर को देख के कर रहे हैं, कुछ बेसिकल मूवमेंट करना, हाथ पैर हिलाना, दौड़ना, भागना, जैसे छोटा बच्चा भागता है। और परसेप्चुअल एबिलिटीज यानी अनुभूति करना, जो आपने गेन की है, कोई भी मोटर एक्टिविटीज, जैसे कि डांस करते हैं, फिजिकल एक्टिविटीज करना, स्किल्ड मूवमेंट करना, जिसमें आपने बिल्कुल कौशल युक्त हो, जिसमें आपने मास्टरी कर रखी हो, नॉट डिस्कर्सिव कम्युनिकेशन यानी एडवांस लेवल पे जाना, ठीक है। तो ये था आपका ब्लूम टैक्सोनॉमी, होपफुली आपको समझ आया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग, यानी शिक्षण और सीखने के प्रबंधन की प्रक्रिया। देखो ये पूरी यूनिट है और एक ही लॉन्ग क्वेश्चन इससे आता है, पूरी यूनिट को इन्होंने एक लॉन्ग क्वेश्चन में बना दिया है कि प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट ऑफ टीचिंग लर्निंग बताइए क्या होता है, और 2 पूछ लेगा कि प्लानिंग और ऑर्गेनाइजेशन को बताइए। तो लिखना किस तरीके से है, पहले तो टीचिंग के बारे में लिखेंगे, पूरा मैनेजमेंट ऑफ टीचिंग लर्निंग के बारे में लिखेंगे, फिर चारों को बताएंगे, चारों को थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे, और जो पूछा गया है उसे थोड़ा सा ज्यादा एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। तो पढ़ते हैं। टीचिंग इज हाईली स्किल्ड प्रोफेशनल एक्टिविटी एंड अ ग्रेट डील ऑफ व्हाट टीचर्स एंड इंस्ट्रक्टर डू। बाई टीचिंग क्या है, बहुत ही अच्छी एक्टिविटी है, स्किल्ड यानी इसमें हमें क्या होना पड़ता है, कुशल होना पड़ता है, पूरी मास्टरी गेन करनी पड़ती है, जब तो हम दूसरे को पढ़ाते हैं। भाई आप किसी को कुछ भी पढ़ाने लगे तो पहले आपको खुद को उस टॉपिक पे पूरी मास्टरी करनी पड़ेगी, पूरी स्किल्ड विकसित आपको करनी पड़ेगी, कौशल पूरी कुशल होना पड़ेगा, पूरा शार्प होना पड़ेगा, तब जाके आप किसी को पढ़ाएंगे, ठीक है। तो शिक्षक क्या है, शिक्षण क्या है, एक अत्यधिक कुशल और पेशेवर गतिविधि है, और कक्षा के भीतर और बाहर शिक्षक और प्रशिक्षक को जो कुछ भी करता है वह उसमें एक या दूसरे प्रकार का निर्णय लेना शामिल होता है, ठीक है। जो क्लास के अंदर एक्टिविटीज होती है, जो क्लास के बाहर एक्टिविटीज होती हैं, ठीक है। तो ये डेफिनेशन दिया आई के डेवीज ने।
फैक्ट्स अबाउट द मैनेजमेंट ऑफ टीचिंग लर्निंग, यानी शिक्षण अधिगम के प्रबंधन के बारे में कुछ तथ्य हैं, कुछ फैक्ट हैं कि मैनेजमेंट ऑफ टीचिंग लर्निंग इज द प्रोसेस नॉट द प्रोडक्ट, यानी जो हम क्लास को मैनेज करते हैं पढ़ाती बार, सीखते सिखाती बार, वो क्या होता है, वो एक प्रोसेस होता है, वो एक प्रक्रिया ही तो होता है। भाई क्लास में गए, हमने क्लास में बच्चों को शांत किया, उनसे बातचीत करी, उनसे पूछा कि क्या उन्हें पहले से आता है, ये सारी क्या है, प्रक्रिया चलती रहती है, प्रोसेस चलता रहता है, कोई प्रोडक्ट थोड़ी है, कुछ ऐसा थोड़ी हो रहा है कि भाई आई और सीधा टेक्स्ट बुक में से क्वेश्चन लिखना शुरू कर दिए, ये कोई प्रोडक्ट थोड़ी है, क्या है, प्रक्रिया चलती आ रही है, स्टेप बाय स्टेप होती है। ठीक है, जो स्टेप बाय स्टेप हम जाते हैं वो एक प्रक्रिया से होके गुजरते हैं। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट इज कैरिड आउट इन 4 सिस्टमेटिक स्टेप्स, नेमली प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग एंड कंट्रोलिंग, यानी जो क्लास को मैनेज करने की जो प्रक्रिया है, जो सीखने सिखाने की जो प्रक्रिया है, हम क्लास में कैसे पढ़ाएंगे, कैसे मैनेज करेंगे ऑल ओवर, उसके अंदर 4 चरण होते हैं, 4 स्टेप होते हैं। पहला क्या है, प्लानिंग करना, ऑर्गेनाइजिंग करना, लीडिंग और कंट्रोलिंग करना, यानी सबसे पहले होता है क्या है, योजना बनाना, प्लानिंग करना। जैसे कि हमने लेवल्स ऑफ टीचिंग पढ़ा था, सॉरी फेजेस ऑफ टीचिंग पढ़ा था, तो उसमें क्या था, सबसे पहले प्री एक्टिव फेज था, यानी हमें क्या करनी है, क्लास में जाने से पहले हम क्या करेंगे, प्लानिंग करेंगे। भाई आप टीचर बन जाएं तो आप क्लास में ऐसे थोड़ी ना चले जाएंगे, पहले क्या करके जाएंगे, प्लानिंग करके जाएंगे। फिर जो आपने प्लानिंग की है उसे ऑर्गेनाइज करेंगे, यानी जो आपने प्लान बनाया है, जो भी छोटा मोटा, चाहे लिख के बनाया चाहे अपने दिमाग में बनाया, उसे सारे को क्या है, इकट्ठा करेंगे, संगठित करेंगे, उसे व्यवस्थित करेंगे। ठीक है, उसका आयोजन करेंगे। फिर बाद में लीड करेंगे, यानी क्लास के अंदर उसे इम्प्लीमेंट करेंगे कि भाई पढ़ा रहे हैं, जो भी टॉपिक तैयार करके आए हैं उसे क्या है, इम्प्लीमेंट करेंगे, लीड करेंगे। फिर लास्ट में क्या करेंगे, कंट्रोलिंग करेंगे। कंट्रोलिंग यानी जो आपने पढ़ाया है उसका क्या करेंगे, मूल्यांकन करेंगे, इवेल्युएशन करेंगे। ठीक है, इट कॉल्स द बेस्ट मोबिलाइजेशन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ द अवेलेबल मैन मटेरियल रिसोर्स, यानी ये उपलब्ध पुरुष भौतिक संसाधनों के सर्वोत्तम संगठन और उपयोग का आह्वान करता है। ठीक है, इससे हमारी लर्निंग क्या है, बहुत ही मोबाइल हो जाती है, यूटिलाइज होती है, हमारा जो रिसोर्स है वो भी अच्छी तरीके से यूटिलाइज होता है, क्योंकि हम पूरी क्या है, प्लानिंग पहले ही कर लेते हैं कि पूरा जब हम सब कुछ तैयार कर लेंगे कि हमें क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, किस तरीके से क्लास को मैनेज करना है, कौन सा मेथड यूज़ करना है, कौन सी टीचिंग एड्स यूज़ करनी है, ये सारी चीज़ें जब हम पहले ही कर लेंगे तो हमें पढ़ाने में फिर दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, the variables like teacher, learning situations, methods and material involved in the teaching learning process are better organized, controlled and manipulated, resulting into the success of teaching learning process। देखो कितनी अच्छी बात लिखी है, जो वेरिएबल्स होते हैं जैसे कि शिक्षक है, बच्चे हैं सीखने वाले, जो वहाँ का वातावरण है, जो हम मेथड्स यूज़ कर रहे हैं, यानी जो भी हम तरीके यूज़ कर रहे हैं, जो भी हम सामग्री मटेरियल यूज़ कर रहे हैं पढ़ने और पढ़ाने के प्रोसेस में, उसे हम पहले से ही क्या कर लेते हैं, उसकी प्लानिंग कर लेते हैं, उसे ऑर्गेनाइज करते हैं बहुत ही अच्छी तरीके से, एक कंट्रोल्ड और मैनिपुलेटेड, और रिजल्ट उसका कैसा आता है, बहुत ही अच्छा आता है। जब हम सारी प्लानिंग पहले ही कर लेंगे तो रिजल्ट कितना अच्छा आएगा, बहुत ही अच्छा रिजल्ट आएगा, और इससे एक जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है वो भी क्या है, सक्सेसफुल होगा। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट इज हेल्पफुल इन द बेटर मैनेजमेंट ऑफ टीचिंग लर्निंग सिस्टम, इंप्रूविंग द इनपुट एंड प्रोसेस रिजल्टिंग इनटू बेटर आउटपुट, यानी जो ये पूरा प्रोसेस है टीचिंग लर्निंग का, कैसे मैनेज करना है, इससे क्या है, हमारा इनपुट भी अच्छा रहता है और हमारा आउटपुट भी, यानी हमारा जो हम इनपुट यानी जो हम टॉपिक देते हैं, जो हम सामग्री बच्चों को पढ़ाते हैं, जो हमारा तरीका होता है, और उससे क्या है, आउटपुट भी अच्छा निकल के आएगा, यानी जो बच्चों का रिजल्ट होता है, जो इवेल्युएशन होता है। ठीक है, टीचिंग लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स आर अटेन्ड इन अ डिजायर्ड वे विद ग्रेटर एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस विद द हेल्प ऑफ सच मैनेजमेंट, यानी ये पूरा मैनेजमेंट किया है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस का, ये क्या है, बहुत ही कारगर शामिल होगा, ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव रहेगा। ठीक है, अगर हम इसे सही तरीके से फॉलो करते हैं। जो ये 4 स्टेप हैं, फर्स्ट है प्लानिंग, सेकंड है ऑर्गेनाइजिंग, थर्ड है लीडिंग और फोर्थ है कंट्रोलिंग, यानी पहले प्लानिंग करेंगे, फिर ऑर्गेनाइज यानी संगठित करेंगे, फिर लीड करेंगे, फिर कंट्रोलिंग करेंगे। ये चारों प्रोसेस एक दूसरे से इंटर रिलेटेड हैं, एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट हैं। ठीक है, एक दूसरे पे अन्योनाश्रित है, अंतर संबंधित है एक दूसरे से। क्यों है अंतर संबंधित, देखो ये बातें भी आप लिख सकते हैं कि भाई बिना, अगर इस स्टेप को हटा दिया जाए तो बताओ पहले से ऑर्गेनाइज कैसे कर लोगे सब कुछ क्लास में जाके, या फिर इन दोनों स्टेप को हटा दें तो खाली लीड कैसे करोगे, क्लास में गए और लीड करना शुरू कर दिया, यानी टॉपिक पढ़ाना शुरू कर दिया, कौन सा टॉपिक,
बच्चे कुछ कह रहे हैं, तुम कुछ और पढ़ा रहे हो, या फिर कंट्रोलिंग हटा दे तो बच्चों का मूल्यांकन कैसे करोगे, खाली पढ़ाने से थोड़ी ना काम चलता है। तो ये सारे प्रोसेस एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है, एक दूसरे पे डिपेंड है, एक प्रोसेस दूसरे प्रोसेस में काम आएगा। ठीक है भाई, हम पहले प्लानिंग करेंगे, फिर ऑर्गेनाइज करेंगे, फिर लीड करेंगे, फिर कंट्रोल करेंगे, तो सारे एक दूसरे से मिले हुए हैं। ठीक है, किसी का किसी के बिना काम नहीं चलेगा। ठीक है, तो ये 4 स्टेप है, योजना बनाना, संगठन करना, आगरनी और नियंत्रित करना। तो फर्स्ट है प्लानिंग के बारे में पढ़ते हैं। जो टीचिंग लर्निंग मैनेजमेंट है उसका ये पहला स्टेप है प्लानिंग, यानी नियोजन या फिर योजना भी कह सकते हैं। इसमें 3 एक्टिविटीज होती हैं इस फेज के अंदर। टास्क एनालिसिस यानी टास्क को एनालाइज करना, आइडेंटिफिकेशन ऑफ टीचिंग ऑब्जेक्टिव यानी पढ़ाने के हमारे उद्देश्य क्या रहने वाले हैं वो सारी आइडेंटिफाई करना, राइटिंग लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स यानी जो हमारे सीखने के उद्देश्य हैं उन्हें लिखना अपनी कॉपी में, हम उन्हें कैसे इंप्लीमेंट करेंगे। ठीक है, आईके डेविस ने एक डेफिनेशन दी है कि इन टीचिंग प्लानिंग इज द वर्क अ टीचर डज टू एस्टेब्लिश लर्निंग ऑब्जेक्टिव, यानी जो टीचिंग में प्लानिंग की जाती है वो किस लिए की जाती है, जिससे कि पढ़ाने के उद्देश्य पूरे हो सके। जैसे कि मेरा उद्देश्य क्या है कि आप लोगों का एग्जाम अच्छा जाए, और एग्जाम कब अच्छा जाएगा, जब आपको एक अच्छा कंटेंट मिलेगा और समझ में आएगा। ठीक है, तो ये मेरी सारी क्या है प्लानिंग है। मैंने प्लानिंग कैसे की, मैंने सारा कंटेंट इकट्ठा किया, सारा तैयार किया, फिर उसके बाद मैं क्या करूंगी, ऑर्गेनाइज करूंगी, फिर उसके बाद मैं क्या करूंगी, लीड करूंगी, यानी आप लोगों को पढ़ाऊंगी। और कंट्रोलिंग में क्या है, यानी जब आप लोग पेपर दे के आएंगे तो मुझे पता चलेगा, वही आपका मूल्यांकन होगा कि आपका पेपर कैसा गया है। ठीक है, तो प्लानिंग के अंदर ये 3 पार्ट हैं। टास्क एनालिसिस यानी कार्य को विश्लेषण करना, कंटेंट को एनालाइज करना, पूरे कंटेंट को देखना, जॉब को एनालाइज करना, अपनी स्किल्स को एनालाइज करना, यानी मेरे जो कौशल हैं पढ़ाने के उन्हें एनालाइज करना कि अगर कहीं कमी हो तो उसे पूरा कर लूँ, नहीं है तो और इम्प्रूव कर लूँ। ठीक है, शिक्षण उद्देश्यों की पहचान करना। शिक्षण उद्देश्य हमारे 3 होते हैं। एक तो कॉग्निटिव ऑब्जेक्टिव होता है यानी संज्ञानात्मक उद्देश्य, एक अफेक्टिव होता है यानी संवेगात्मक, इस पे मत जाना प्रभावशाली, संवेगात्मक होता है। थर्ड होता है साइकोमोटर, यानी साइकोमोटर को हम गत्यात्मक पक्ष बोलते हैं। तो ये तीनों हमने किस में पढ़े हैं, ब्लूम की टैक्सोनॉमी में। तो आप इन्हें डिटेल में भी लिख सकते हैं। ठीक है, डिटेल में कैसे लिखेंगे कि कॉग्निटिव की पूरी लिखेंगे, नॉलेज, कॉम्प्रिहेंशन, एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस, इवैल्यूएशन। ठीक है, इसी तरीके से अफेक्टिव का लिख सकते हैं, इसी तरीके से साइकोमोटर का लिख सकते हैं अगर क्वेश्चन को बड़ा करना हो तो। ठीक है, क्योंकि याद तो आपको हो गए, अगर नहीं याद है तो कोई बात नहीं। तो हम टीचिंग ऑब्जेक्टिव की पहचान कैसे करेंगे कि हमारे 3 ऑब्जेक्टिव होते हैं। कॉग्निटिव ऑब्जेक्टिव यानी हमें बच्चे का दिमाग भी विकसित करना है। ठीक है, हमें बच्चे के संवेग भी विकसित करने हैं, उसके इमोशन भी डेवलपमेंट करने हैं और उसके डूइंग एस्पेक्ट भी डेवलप करना है। ठीक है, राइटिंग टीचिंग ऑब्जेक्टिव इन बिहेवियरल टर्म्स, यानी जितने भी ऑब्जेक्टिव हमने आइडेंटिफाई किए थे उन्हें हम लिखेंगे। तो राइटिंग ऑब्जेक्टिव के अंदर यानी बिहेवियरल टर्म्स के अंदर कौन से आ जाते हैं, मेजर्स स्कीम आ जाती है, आरसीएम स्कीम आ जाती है, मिलर्स स्कीम आ जाती है। तो आपने ये मेजर्स, अप्रोच, ये सब नाम सुने होंगे। तो ये क्या है, इसी की वर्ब बन जाती है इधर जाके, यानी जो ऑब्जेक्टिव हमें इंप्लीमेंट करने हैं, लिखने हैं। जैसे कि नॉलेज के अंदर क्या है, रिकॉल है, रिकॉग्निशन है। तो ये क्या है, हमारे बिहेवियरल टर्म्स हैं। ठीक है, ये क्या है, हमारी एक्शन वर्ब है, जो हम एक्शन लेंगे जिन पे। ठीक है, नॉलेज में हम भाई रिकॉल ही तो कराते हैं। जो कॉग्निटिव डोमेन में नॉलेज आती है उस नॉलेज में हम क्या कराते हैं, इंफॉर्मेशन को याद कराते हैं, पहचान कराते हैं, है ना। तो वो सारे इधर आएंगे, इसमें डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, ना ही डिटेल में पूछा जाता है और ना ही डिटेल में आप लोगों को लिखना है, और ना ही आपके सिलेबस में इतना ज़्यादा डिटेल में है। ठीक है, बस इतना भी टेबल बना देंगे और इनके बारे में लिख देंगे तो भी इनफ है। ठीक है, अरे क्या हो गया, ये आगे चलते हैं। कुछ और ऑब्जेक्टिव हैं इसके अंदर कि भाई ये क्या आइडेंटिफाई करता है। इट इन्वॉल्व्स आइडेंटिफाइंग द गोल्स, ऑब्जेक्टिव्स एंड आउटकम्स दैट आर डिजायर्ड फॉर द लर्नर्स एज वेल एज द रिसोर्स, एक्टिविटी एंड स्ट्रेंथ दैट विल बी यूज्ड टू अचीव दैम, यानी पहले से ही क्या है, इसमें उन लक्ष्यों, उद्देश्यों और परिणामों की पहचान करना शामिल है जो शिक्षार्थी के लिए वंचित हैं। ठीक है, जो शिक्षार्थी के लिए जरूरी है। साथ ही साथ उन संसाधन, गतिविधियों, रणनीतियों की पहचान करना जिनका उपयोग उन्हें प्राप्त करने के लिए किया जाएगा। सबसे पहले गोल सेटिंग करेंगे, अपना गोल बनाएंगे। तो दिस इन्वॉल्व्स डिटरमाइनिंग द ओवरऑल पर्पस ऑफ द टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस। गोल शुड बी स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रेलिवेंट एंड टाइम बाउंड, यानी अपने उद्देश्य सेट करेंगे, लक्ष्य निर्धारण करेंगे अपने दिमाग में। भाई जब हम प्लानिंग करते हैं तो हम लक्ष्य बनाते हैं कि भैया
हमें 40 मिनट पढ़ाना है, ये टॉपिक पढ़ाना है, इस टॉपिक को हम इस लेवल तक पढ़ाएंगे, ज़्यादा हार्ड नहीं पढ़ाना है, नहीं तो बच्चों के ऊपर सिर से ऊपर जाएगा। मीजरेबल होना चाहिए कि भाई हाँ इस टॉपिक को पढ़ा रही हूँ, कितना प्रभावी हो सकता है, स्पेसिफिक होना चाहिए, यानी पूरा गोल सेट होना चाहिए, आपका लक्ष्य निर्धारण होना चाहिए पढ़ाने का। आइडेंटिफाइंग द लर्निंग आउटकम्स यानी सीखने के परिणामों की पहचान करना। दिस इन्वॉल्व्स डिफाइनिंग व्हाट लर्नर्स शुड नो, यानी हमें ये भी देखना है कि बच्चे क्या जानते हैं, कैसे समझ रहे हैं, एंड बी एबल टू डू बाय द एंड ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंस। लर्निंग आउटकम्स शुड बी अलाइंड विद द गोल्स ऑफ द टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस, यानी जो हमारा लक्ष्य है उसे हम पहचानेंगे कि हम क्लास में जाके ये भी तो देखते हैं कि बच्चे पहले से क्या जानते हैं, कितना वो समझ रहे हैं, क्या उन्हें समझ आ रहा है। ठीक है। चूजिंग इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटेजीज, यानी जो हम बच्चों को निर्देश देंगे वो किस रणनीति से देंगे, हमारी रणनीति क्या रहनी चाहिए, हमारे मेथड्स क्या रहनी चाहिए, हमारी टेक्निक्स क्या रहनी चाहिए, जिससे हम लर्निंग को सिंपल बनाएंगे, जिससे हम बच्चों को सिखाएंगे। ठीक है। डेवलप लेसन प्लान, अपना लेसन प्लान बना के जाएंगे, तो प्लानिंग में लेसन प्लान तो हमें बनाना ही है, इस क्लास में जाके उसी तो पढ़ाएंगे हम। तो क्या करेंगे, डिटेल लेसन प्लान बनाएंगे जिसके अंदर अपने ऑब्जेक्टिव सेट करेंगे, कौन सी एक्टिविटीज़ हमें क्लास के अंदर करानी है, क्या मटेरियल रखना है, कैसे आकलन करना है, तो सारी प्लानिंग हम कर लेंगे। ठीक है। तो ये सारी हो गई प्लानिंग। अब बात चलती है ऑर्गेनाइजेशन की, यानी संगठन की। तो ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन इज द वर्क अ टीचर डज टू अरेंज एंड रिलेट लर्निंग रिसोर्सेज सो एज टू रियलाइज लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स इन द मोस्ट इफेक्टिव, एफिशिएंट एंड इकोनॉमिकल वे पॉसिबल। यानी ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, जो हमने प्लानिंग की है उसमें क्या है, उसे इम्प्लीमेंट करेंगे, उसे रियलाइज करेंगे, उसे पूरा करना है हमें। भाई जो हमने पूरी प्लानिंग की है उसे क्या है, पूरा करना है। तो पूरा करने के लिए क्या है, हम पूरी संगठन करेंगे उसका। ठीक है। अरेंज करेंगे रिसोर्सेज को। अब रिसोर्सेज को भाई हमने प्लानिंग कर ली, हम लेसन प्लान घर से बना के लिया है और क्लास में हम गए, तो क्लास में हमें जाके पहले क्या करना होगा, बच्चों एक लाइन में बैठ जाओ या अपनी अपनी सीट अच्छी तरीके से ले लो, अपने बैग अपने नीचे रख दो, बुक खोल लो ये वाले सब्जेक्ट की, या फिर तैयार हो जाइए पढ़ने के लिए। टेबल इधर उधर पड़ी है तो उन्हें हटवा देंगे, बोर्ड होना चाहिए, वहाँ पे चौक आपको अवेलेबल होनी चाहिए, अगर अवेलेबल नहीं है तो मंगवाएंगे। तो ये सारा ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आता है। ठीक है। ये सारा ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आता है। तो फर्स्ट है शेड्यूलिंग, इसका फर्स्ट है शेड्यूलिंग, यानी दिस इन्वॉल्व्स डिटरमाइनिंग द टाइमिंग एंड ड्यूरेशन ऑफ द टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस इंक्लूडिंग द लेंथ ऑफ ईच लेसन, यानी शेड्यूल बनाना है पूरा कि कितने टाइम और कितने ड्यूरेशन हमें लेनी है क्लास के अंदर, यानी जब हम क्लास में आ गए हैं, और लेसन की लेंथ क्या रहनी चाहिए। ठीक है। फ्रीक्वेंसी क्या होनी चाहिए, इंस्ट्रक्शन की टाइम कितना होना चाहिए, जो हम उद्देश्य बना के आए थे, जो हम प्लानिंग करके आए थे, उसे कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे। रिसोर्स एलोकेट कैसे करेंगे, यानी संसाधन आवंटन कैसे करेंगे। तो दिस इन्वॉल्व्स आइडेंटिफाइंग द रिसोर्सेज दैट विल बी नीडेड टू सपोर्ट द टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस, यानी जब हम क्लास में पढ़ाने जाएंगे तो हमें क्या है, भाई रिसोर्सेज भी चाहिए, जैसे कि बुक चाहिए, टेक्नोलॉजी चाहिए, इक्विपमेंट चाहिए। बहुत बार जैसे क्या होता है कि हम स्कूल में जब होते थे तो टीचर आया, जैसे क्लास में चौक ही नहीं है तो 10 मिनट तो ऐसे ही निकल जा रही है, लाइट चली गई, बल्ब बंद हो गए तो क्या है 20 मिनट ऐसे ही निकल जा रही है, या फिर टेक्नोलॉजी से पढ़ाया जा रहा है तो इंटरनेट नहीं चल रहा, तो क्या है रिसोर्सेज जो भी हैं, जितने भी संसाधन हैं, उन्हें एलोकेट कराएंगे। ठीक है। ये इंश्योर करेंगे कि सारे बच्चों की नीड्स पूरी हो सके। कोलैबोरेटिव विद अदर एडुकेटर्स, यानी जो और टीचर्स हैं, साइड वाले टीचर्स हैं, दूसरी क्लास के टीचर हैं, वो भी क्या है, सहयोग करेंगे, एक दूसरे को मिलकर कोलैब करेंगे। ठीक है। टीचर्स हैं, एडमिनिस्ट्रेटर हैं, सपोर्टिव स्टाफ है, सब एक दूसरे को क्या है, सहयोग करेंगे, एक दूसरे से मिलके जब काम करेंगे। फिर थर्ड है लीडिंग, यानी हमने क्या है ऑर्गेनाइज कर लिया, फिर उसके बाद हम लीड करेंगे। लीड यानी बच्चों को मोटिवेट करेंगे, पढ़ने के लिए तैयार करेंगे, एनकरेज करेंगे, बच्चों को इंस्पायर करेंगे, जिससे कि जो हम ऑब्जेक्टिव सेट करके आए थे अपने दिमाग में कि हमें ये जाके ऑब्जेक्टिव पूरे करने हैं, हमें क्लास में जाके पढ़ाना है, वो ऑब्जेक्टिव हम पूरे करेंगे, यानी बच्चों को पढ़ाएंगे। ठीक है। कंट्रोलिंग क्या है, लास्ट वन है, इसमें हम क्या करेंगे, इन टीचिंग कंट्रोलिंग द वर्क अ टीचर डज टू डिटरमाइन वेदर हिज प्लान्स आर बीइंग कैरिड आउट इफेक्टली, यानी इसमें देखेंगे कि जो हम पढ़ा रहे हैं वो बच्चों को समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है, जो हमने प्लानिंग बनाई थी वो सही जा रही है नहीं जा रही है। वो कैसे पता चलेगा, बच्चों के मूल्यांकन से, जब हम इवेल्युएशन करेंगे।
भाई हमने तो पढ़ा के चले गए, हमें कैसे पता चलेगा कि बच्चों को कितना समझ आया। बच्चे कभी कहते हैं कि समझ नहीं आया, हमेशा यही बोलते हैं हाँ जी समझ आ गया। तो हम इवैल्यूएशन कैसे करेंगे, उनका टेस्ट लेंगे, जैसे भी होगा मूल्यांकन करेंगे, साथ के साथ उनसे क्वेश्चंस पूछेंगे, तो फिर हमें पता चलेगा कि हमारा प्लान जो है सक्सेसफुल हुआ या नहीं हुआ, जो हमने ऑर्गेनाइजेशन बनाया था वो सही रहा या नहीं रहा। ठीक है, हम सही डायरेक्शन में हैं भी या नहीं है। ठीक है, जो हमारे फंक्शन है वो सक्सेसफुल हुए या नहीं। तो ये है कंट्रोलिंग। ठीक है, अब है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैनेजमेंट ऑफ टीचिंग लर्निंग, यानी शिक्षण अधिगम प्रबंधन के लक्षण क्या हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक आप लिख के जरूर आना, चाहे जो भी पूछे, यानी चारों में से एक पूछ रहा है, दो पूछ रहा है, अगर वो भी आप पे कम आते हैं तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक लिख देना, पेज थोड़े से फालतू भर जाएंगे। तो कैरेक्टरिस्टिक में क्या है, थ्रू मैनेजमेंट अप्रोच द टीचर इज मेड मोर कॉन्शियस एंड एनकरेज टूवर्ड्स इट ड्यूटीज, यानी अगर इस जो ये मैनेजमेंट अप्रोच है, जो ये प्रबंधन दृष्टिकोण है, इसके माध्यम से क्या है, टीचर भी एक्टिव हो जाता है और पढ़ाने के लिए उत्सुक भी रहता है और एनकरेज भी रहता है अपनी ड्यूटी निभाने के लिए। ठीक है, जागरूक रहता है, प्रोत्साहित रहता है, कि एक्साइटेड नहीं रहते, जैसे आप माइक्रो टीचिंग करने गए होंगे तो आप क्या है, एनकरेज रहे होंगे कि हम स्कूल में जा रहे हैं पढ़ाने के लिए, है ना। विद द हेल्प ऑफ दिस अप्रोच, इस अप्रोच के द्वारा टीचर और स्टूडेंट का जो रिलेशन है वो एस्टेब्लिश होता है। टीचिंग थ्योरीज कैन बी डेवलप्ड दिस अप्रोच, यानी जो टीचिंग थ्योरीज हैं जितनी, वो सारी इसी अप्रोच से डेवलप होती हैं। प्यूपिल्स आर प्रोवाइडेड विद कंप्लीट अपॉर्चुनिटी ऑल राउंड डेवलपमेंट, यानी जो टीचर्स हैं, प्यूपिल टीचर हैं और बच्चे हैं, उन सबका क्या है, सर्वांगीण विकास पे ध्यान दिया जाता है, उन्हें मौका दिया जाता है कि उनका ऑल राउंड डेवलपमेंट होना चाहिए, यानी किसका, प्यूपिल्स का, प्यूपिल यानी प्यूपिल टीचर, जैसे कि आप लोग हैं। ठीक है, टीचिंग एंड ट्रेनिंग कैन बी मेड ऑब्जेक्टिव सेंटर, जो टीचिंग ट्रेनिंग होती है वो क्या है, उद्देश्यपूर्ण होती है, उद्देश्य उन्मुख होती है। टीचिंग एक्टिविटीज को सक्सेसफुल बनाया जाता है थ्रू दिस मैनेजमेंट, इस मैनेजमेंट अप्रोच से, यानी जितना भी ये प्रबंधन हमने किया है, इसमें सारी एक्टिविटी कोऑर्डिनेट करते हैं, जितनी भी टीचिंग एक्टिविटीज हैं। ठीक है, स्थापित की जाती हैं। इन द टीचिंग लर्निंग मैनेजमेंट हेल्प इज सॉट इन द सिलेक्शन एंड डेवलपमेंट ऑफ टीचिंग एड्स, यानी हमें कौन से टीचिंग एड्स सेलेक्ट करने हैं, ये इसमें भी मदद होती है। ठीक है भाई, जब हम पहले से प्लानिंग कर लेते हैं तो हमें पहले से पता चल जाता है कि क्लास में जाके आज बोर्ड पे पढ़ाना है या फिर प्रोजेक्टर से पढ़ाना है। तो ये आपका टॉपिक था, होपफुली आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, स्ट्रेटेजीज ऑफ टीचिंग, यानी शिक्षण की रणनीतियाँ। ये नेक्स्ट टॉपिक है और नेक्स्ट यूनिट आप इसे मान सकते हैं। तो इसमें से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि शिक्षण की रणनीतियाँ बताइए, और कोई भी दो रणनीति आपसे पूछ सकता है, यानी कौन कौन सी रणनीति हो सकती है कि भाई रोल प्लेइंग हम क्लास में करवा सकते हैं, डिस्कशन करा सकते हैं यानी चर्चा करा सकते हैं, इंक्वायरी बेस्ड अप्रोच रख सकते हैं, यानी पूछताछ आधारित अधिगम हम यूज कर सकते हैं, यानी क्लास में क्वेश्चन आंसर मेथड रख सकते हैं कि बच्चे क्वेश्चन पुट कर रहे हैं टीचर से और टीचर क्वेश्चन पुट कर रहे हैं बच्चों से। तो ये सारी रणनीतियाँ होती हैं टीचर इसकी टीचिंग की, तो पढ़ेंगे इन्हें भी आगे। तो पढ़ते हैं एक बार, स्ट्रेटेजीज ऑफ टीचिंग यानी शिक्षण की रणनीतियाँ क्या रहनी चाहिए। तो स्ट्रेटेजीज ऑफ टीचिंग रिफर टू द वेरियस मेथड्स एंड अप्रोचेज यूज्ड बाय टीचर टू फैसिलिटेट लर्निंग इन देयर स्टूडेंट, यानी जो शिक्षण की रणनीतियाँ वो शिक्षकों द्वारा अपने छात्रों में सीखने की सुविधा के लिए उपयोग की जाने वाली विभिन्न विधियों और दृष्टिकोण को संदर्भित करती हैं। ठीक है, जो सारे मेथड्स होते हैं, जो हम मेथड यूज करते हैं, जैसे कि लेक्चर मेथड हम यूज करते हैं बहुत बार क्लास में, लेक्चर डेमोन्स्ट्रेशन मेथड हम यूज कर रहे हैं, प्रोजेक्ट मेथड यानी बच्चों को प्रोजेक्ट बनाने के लिए दे रहे हैं। तो ये सारी क्या होती है, शिक्षण की रणनीतियाँ होती हैं। और ये किस लिए होती हैं, जिससे कि टीचिंग को क्या है, इजी बनाया जाए, टीचिंग को क्या है, इफेक्टिव बनाया जाए। Different strategies can be employed based on the content being taught, the age and developmental level of the student। जितनी भी रणनीतियाँ हैं, जो अलग अलग रणनीति हैं, इन्हें हम कैसे यूज करेंगे, बच्चों के अकॉर्डिंग यूज करेंगे कि बच्चे की एज क्या है, बच्चे का लेवल क्या है, डेवलपमेंटल लेवल क्या है। अब जैसे कि छोटे बच्चे हैं तो छोटे बच्चों को हम क्या करेंगे, प्ले के द्वारा पढ़ाएंगे। प्ले कैसा, रोल प्ले कर सकते हैं, खेल खेल में पढ़ा सकते हैं। लेकिन अगर बड़े बच्चों को हमें पढ़ाना हो, 12th क्लास को पढ़ाना हो, तो उन्हें हम प्ले वे मेथड से थोड़ी ना पढ़ाएंगे, वो तो खेलने में लगे रहेंगे, उनके तो मजे आ जाएंगे, उनके सिर के ऊपर से जाएगा, मजे करेंगे, मस्ती करेंगे। तो उन्हें हम कैसे पढ़ाएंगे, उन्हें हम पढ़ाएंगे ह्यूरिस्टिक मेथड से पढ़ाएंगे, प्रोजेक्ट मेथड से पढ़ाएंगे, डिस्कवरी मेथड से पढ़ाएंगे, जिससे कि वो खोजबीन कर सकें, उनका दिमाग डेवलप हो सके। तो जिस तरीके का बच्चा है, जिस लेवल का बच्चा है, हमें ये भी ध्यान में रखना है क्लास में पढ़ाती बार कि हमारी रणनीति किस लेवल की होनी चाहिए। ठीक है, एंड द ओवरऑल गोल्स ऑफ द लेसन और यूनिट, यानी यूनिट जो हमने लेसन प्लान बनाया या यूनिट प्लान बनाया, उसका क्या लक्ष्य होने वाला है।
ठीक है। तो बहुत सारी स्ट्रेटेजीज हैं, उनकी कुछ ना कुछ स्ट्रेंथ भी है और कुछ ना कुछ वीकनेसेस भी हैं, क्योंकि जो हर एक रणनीति के प्लस पॉइंट भी होते हैं, नेगेटिव पॉइंट भी होते हैं। जैसे कि लेक्चर मेथड है, लेक्चर स्ट्रेटेजी है, यानी क्लास में हम लेक्चर मेथड के थ्रू पढ़ा रहे हैं, तो लेक्चर मेथड के फायदे क्या होते हैं कि भाई 100 बच्चे हों चाहे 200 बच्चे हों, लेक्चर दे के टीचर पढ़ा सकता है। लेकिन उसका नुकसान क्या है कि पीछे वाले बच्चे तो नींद में झूमेंगे, उन्हें समझ नहीं आएगा। तो हर चीज़ के प्लस और नेगेटिव पॉइंट होते हैं, ठीक है। डेफिनेशन और देख लेते हैं कि टीचिंग स्ट्रेटेजी इज द मीन्स टू अचीव लर्निंग ऑब्जेक्टिव, यानी जो शिक्षण रणनीतियां हैं उनका उद्देश्य क्या होता है, उनका माध्यम क्या होता है कि उद्देश्य प्राप्त करना। वो किस लिए होती हैं, जो ये रणनीति बनाई जाती हैं किस लिए बनाई जाती हैं, जिससे कि हम लर्निंग ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सके, जो हमारे उद्देश्य हैं सिखाने के वो पूरे हो सकें, ठीक है। और देखते हैं टीचिंग स्ट्रेटेजी है जनरलाइज्ड प्लान फॉर अ लेसन विच इंक्लूड स्ट्रक्चर, डिजायर्ड लर्निंग बिहेवियर इन टर्म्स ऑफ गोल्स ऑफ इंस्ट्रक्शन एंड आउटलाइन ऑफ प्लान टैक्टिक्स नेसेसरी टू इम्प्लीमेंट द स्ट्रेटेजी। यानी टीचिंग स्ट्रेटेजी के अंदर सारी चीज़ें आती हैं कि हमें कैसे स्ट्रक्चर रखना है, कैसे लेसन प्लान बनाना है, किस तरीके का बिहेवियर रखना है, क्या हमारे लक्ष्य होने चाहिए, क्या हमारा उद्देश्य होना चाहिए, किस तरीके से हम प्लानिंग करेंगे और जो हमने प्लानिंग की है उसे किस तरीके से इम्प्लीमेंट करेंगे, ठीक है, नियोजित करेंगे। टाइप्स ऑफ टीचिंग स्ट्रेटेजीज, तो देखो टीचिंग स्ट्रेटेजीज में ज्यादातर रोल प्ले पूछा जाता है, ब्रेन स्टॉर्मिंग पूछा जाता है, ठीक है, यही पूछे जाते हैं। एक दो और बताऊंगी आगे अगर आएगा तो। टाइप्स ऑफ टीचिंग स्ट्रेटेजी, लेकिन आप है ना ये सारी देख लेना, जब पूछा जाए दो तो सारी थोड़ी थोड़ी लिख देना और जो पूछा जा रहा है वो ज्यादा बड़ा लिख देना, ठीक है। इससे क्या है, क्वेश्चन भी आपका पूरा हो जाएगा और इफेक्टिव भी रहेगा, मतलब बड़ा हो जाएगा, आप लिख भी पाएंगे ज्यादा से ज्यादा। फिर है लेक्चर मेथड यानी व्याख्यान विधि। दिस इज अ ट्रेडिशनल मेथड, जो लेक्चर मेथड है, जो ये व्याख्यान विधि है, सबसे पुराना मेथड है, सबसे ओल्डेस्ट मेथड है ये। कैसे ओल्डेस्ट, हम अपने पापा से पूछते हैं, अपनी मम्मी से पूछते हैं, तो ये लोग भी किस मेथड से पढ़े थे, लेक्चर मेथड से। इनके टाइम पे भी क्या होता था, जो इनके गुरु थे, गुरुजी ये बोला करते थे, तो वो क्या है, वो आके क्लास में क्या देते थे, लेक्चर। तो ये सबसे पुराना मेथड है। इसमें टीचर बोलता है, इन्फॉर्मेशन को देता है और बच्चे क्या है, आराम से सुनते हैं और नोट्स बनाते हैं। ये मेथड इफेक्टिव है। बड़े अमाउंट में अगर हमें बच्चों को पढ़ाना हो, ज़्यादा नंबर ऑफ स्टूडेंट हो, उन्हें अगर इन्फॉर्मेशन देनी हो तो इस मेथड के थ्रू हम दे सकते हैं। लेकिन इस मेथड की कमी क्या है कि ये सारे बच्चों को एंगेज नहीं करता है, सारे बच्चों को शामिल नहीं करता है, ठीक है। और ना ही बच्चों की इसमें सोच बढ़ती है, क्योंकि टीचर ही बोलता रहता है, बच्चे आराम से सुनते हैं। सेकंड है डिस्कशन मेथड। डिस्कशन यानी चर्चा विधि। इसमें क्या होता है, टीचर और बच्चे एक दूसरे से डिस्कशन करते हैं, डायलॉग डिस्कशन होता है, जैसे कि किसी टॉपिक पे बहस करना या फिर किसी टॉपिक पे बातचीत करना। जैसे कि हम संडे में क्या करते हैं, हम डिस्कशन करते हैं, तो आपके क्वेश्चन जो हैं, आपकी जो बातें हैं वो मेरे तक आती हैं, मेरी बातें आप तक जाती हैं। तो इससे क्या है, टीचर भी एंगेज रहता है और बच्चे भी इसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। और स्टूडेंट्स आर एनकरेज टू एक्सप्रेस, और बच्चों को क्या है, प्रोत्साहित किया जाता है कि भाई तुम भी अपने ओपिनियन बताओ, तुम भी अपने आइडियाज बताओ। और टीचर अच्छी फैसिलिटेट करता है, बच्चों की जो कन्वर्जेशन है उसे सुगम बनाता है। ऐसा नहीं है कि डांट दे बच्चों को कि मुझसे मत पूछो कुछ भी, कुछ टीचर्स होते हैं ना इस तरीके के। तो ये मेथड बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव, बहुत ही ज़्यादा प्रभावी तरीका है। इससे बच्चे की आलोचनात्मक सोच बढ़ती है और बच्चे शामिल भी होते हैं। और हु मे नॉट पार्टिसिपेट इन लेक्चर, जो लेक्चर मेथड में बच्चे पार्टिसिपेट नहीं कर रहे थे वो इसमें करते हैं, ठीक है। हिंदी में मैं सारे शब्दों को बोलती रहती हूँ, तो ये मत सोचा करो कि हिंदी में अंडरलाइन नहीं करती हूँ। देखो सारे शब्द की मैं हिंदी बोलती हूँ। कोऑपरेटिव लर्निंग यानी सहयोगात्मक अधिगम भी कह सकते हैं, या सहकारी अधिगम। यानी सहयोगात्मक यानी एक दूसरे को सपोर्ट करना, एक दूसरे को कोऑपरेट करना, जैसे कि हम घर में करते हैं। लड़कियां अपनी मम्मी को कोऑपरेट करती हैं, मम्मी के साथ काम कराती हैं, लड़के क्या है, अपने पापा को कोऑपरेट करते हैं। तो इसी तरीके से कोऑपरेटिव लर्निंग होती है। तो कोऑपरेटिव लर्निंग क्या है, दिस टीचिंग स्ट्रेटेजी इन्वॉल्व स्टूडेंट्स वर्किंग टुगेदर इन स्मॉल ग्रुप्स टू सॉल्व प्रॉब्लम्स और कंप्लीट टास्क। यानी बच्चों का छोटा सा ग्रुप बना दिया, जैसे कि 5 बच्चों को कोई भी काम दे दिया, तो वो क्या करेंगे, एक दूसरे की मदद करेंगे, एक साथ काम करेंगे। उस टास्क को कंप्लीट करने के लिए हर कोई क्या है, एक दूसरे की सहायता करेगा, ठीक है। हर कोई क्या है, ईच स्टूडेंट हैज अ रोल एंड अ ग्रुप वर्क कोलैबोरेटिवली टू अचीव द ऑब्जेक्टिव। यानी उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए, उस टास्क को पूरा करने के लिए सब एक दूसरे की मदद करेंगे। और ये क्या है, टीम वर्क को भी बढ़ावा देता है और कोलैबोरेशन को, यानी बच्चों के अंदर इसमें सहयोगात्मक अधिगम को बढ़ावा मिलता है, ठीक है। क्योंकि पूरा जीवन हमें किसी ना किसी को सहयोग करना पड़ता है, तो ये कोलैबोरेटिव जो स्किल है ये भी डेवलप होती है इससे।
इस मेथड को हम यूज़ कर सकते हैं डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन के लिए। डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन यानी अलग अलग बच्चों को इंस्ट्रक्शन देने के लिए भी हम इसे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्ट्रेटेजी पे चलते हैं, इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग यानी पूछताछ आधारित शिक्षा। यानी इसमें क्या करता है, टीचर बच्चों से क्वेश्चन पूछता है, बच्चे टीचर से क्वेश्चन पूछते हैं। तो इस स्ट्रेटेजी में बच्चे एक्सप्लोर करते हैं प्रॉब्लम और क्वेश्चंस थ्रू एक्सपेरिमेंटेशन एंड डिस्कवरी। यानी पूछताछ आधारित, कुछ एक्सपेरिमेंट करेंगे, कुछ डिस्कवर करेंगे, कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे। तो इसमें टीचर टाइम टू टाइम बच्चों को गाइडेंस देता रहता है, सपोर्ट करता रहता है, यानी बच्चों की मदद करता रहता है जहाँ बच्चों को मदद की जरूरत है। ठीक है, ये मेथड बहुत ही ज़्यादा प्रभावी है क्योंकि ये आलोचनात्मक सोच को बढ़ावा देता है और समस्या समाधान कौशल को बढ़ावा देता है। ठीक है, नेक्स्ट है प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग। प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग यानी प्रोजेक्ट क्या होता है, जैसे कि कोई भी टॉपिक हो सकता है, जैसे कि आज बारिश पड़ रही है तो इसमें प्रोजेक्ट हम कैसे यूज कर सकते हैं कि बच्चों को दे सकते हैं कि किसी बच्चे को होमवर्क दिया गया है कि बताइए कौन कौन से गांव में, कौन कौन से जिलों में आज बारिश पड़ रही है। तो बच्चा क्या करेगा, इंटरनेट का सहारा लेगा, रास्ते में किसी से पूछेगा, चार लोगों से पूछेगा। तो ये क्या है, पूरा प्रोजेक्ट है, तो उसे 10 दिन लगेंगे इस पूरे प्रोजेक्ट को करने के लिए। तो ये क्या है, प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग होती है। दिस स्ट्रेटेजी इन्वॉल्व स्टूडेंट वर्किंग ऑन लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट, यानी लंबे समय तक इसमें काम करना पड़ता है। कोई भी प्रोजेक्ट हो, अब जैसे कि चलो सरकार का प्रोजेक्ट है, सरकार का प्रोजेक्ट है कि भाई ये सड़क बननी है, तो वो सड़क क्या है काफ़ी दिन में जाके बनेगी, तो वो प्रोजेक्ट क्या है बहुत लंबा टाइम लेता है। ठीक है, लेकिन प्रोजेक्ट फोकस किस पे करता है, रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम पे और रियल वर्ल्ड इश्यूज पे, यानी जो हमारे आसपास की समस्या होती हैं उसी पे तो हम प्रोजेक्ट बनाते हैं। इसमें क्या है, बच्चे कोलाबोरेटिवली वर्क करते हैं, यानी किसी एक बच्चे से तो हम कहेंगे नहीं, ग्रुप में बच्चों को देंगे, 5 बच्चों को पूरा एक प्रोजेक्ट देंगे, ग्रुप में देंगे, जिससे कि सारे लोग मिलके कर सकें। तो इसमें बच्चे क्या है, रिसर्च में शामिल होते हैं। रिसर्च यानी उनके अंदर खोजबीन आधारित अधिगम उत्पन्न होता है कि वो खोज की तरफ जाते हैं, उनके अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल डेवलप होती है, यानी समस्या समाधान कौशल में वो एंगेज होते हैं, शामिल होते हैं, और अपनी फाइंडिंग्स जो हैं, यानी जो उनकी फाइंडिंग्स निकल के आई हैं, जो उन्होंने रिकॉर्ड बनाया है कि भाई इस गांव में, इस शहर में बारिश हुई है, इस जिले में आज इतनी बारिश हुई है, इस टाइम से बारिश पड़ रही है, तो वो क्या है, पब्लिक के सामने अपनी फाइंडिंग्स रखते हैं। ये मेथड बहुत ही प्रभावी है क्रिटिकल थिंकिंग स्किल डेवलप करने के लिए और समस्या समाधान कौशल डेवलप करने के लिए, और इसमें क्या है, कम्युनिकेशन स्किल भी डेवलप होती हैं। ठीक है, और बच्चे के अंदर क्या है, सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी भी डेवलप होती है। ठीक है, यानी सामाजिक जिम्मेदारी। नेक्स्ट है डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन, यानी प्रत्यक्ष निर्देश देना। तो इस स्ट्रेटेजी में क्या है, टीचर कोई भी इंफॉर्मेशन बच्चों के सामने एक स्ट्रक्चर या सीक्वेंस तरीके से प्रेजेंट करता है। दिस मेथड इज इफेक्टिव फॉर टीचिंग फाउंडेशनल नॉलेज एंड स्किल्स बट मे नॉट एंगेज ऑल स्टूडेंट एंड प्रमोट हायर ऑर्डर थिंकिंग। यानी इसमें क्या है, इंस्ट्रक्शन का मतलब होता है कि बच्चे के सामने प्रत्यक्ष अनुभव देना, यानी उसके हाथों से कराना या कुछ भी काम करना, कोई भी नॉलेज हो, कोई भी स्किल हो, बच्चे को सामने से दिखा के कराना। जैसे कि कोई भी हम प्लांट के बारे में पढ़ा रहे हैं तो हम डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं, प्लांट दिखा सकते हैं। तो इसमें क्या है, बच्चे से क्या है, फाउंडेशन नॉलेज में ये फोकस करता है। फाउंडेशन यानी छोटे बच्चों के लिए बढ़िया है, लेकिन इसमें बच्चे ज़्यादा शामिल नहीं होते, ना ही उनकी थिंकिंग डेवलप होती है। रोल प्लेइंग अब तक पूछा जा चुका है, शॉर्ट में भी पूछा जाता है और लॉन्ग में। तो रोल प्लेइंग क्या होता है, भूमिका निर्वहन। देखो रोल प्लेइंग लिख रहा है, लेकिन हम इसे बोलते हैं भूमिका निर्वहन। रोल प्ले क्या होता है, रोल प्ले होता है जैसे कि ये हीरो हीरोइन है, ये क्या करते हैं, रोल करते हैं। अब जैसे कि आदि पुरुष फिल्म आई है तो इसमें क्या है, किसी को सीता का रोल दिया गया, किसी को राम का रोल दिया गया, किसी को लक्ष्मण का रोल दिया गया है, तो ये क्या है, रोल प्लेइंग है। तो इसी तरीके से क्लास में यूज होती है रोल प्ले, जिसमें बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं, कोई भी रोल और कैरेक्टर उन्हें दिया जाता है, किसी भी सिनारियो का कोई भी सीन दे सकते हैं या कोई भी रियल लाइफ सिचुएशन का दे सकते हैं। ठीक है, जैसे कि कोई भी इंग्लिश का चैप्टर पढ़ाया जा रहा है, लिटरेचर का, और उसमें 3-4 नाम आ रहे हैं, राम श्याम 3 भाई थे, ऐसे ऐसे मार्केट जा रहे थे, तो 3 बच्चों को हम रोल प्ले दे सकते हैं कि भाई तुम राम बन जाओ, तुम श्याम बन जाओ और तुम लक्ष्मण बन जाओ। ठीक है, कोई भी सिनेरियो हो सकता है। इसका क्या उद्देश्य होता है, द एम इज फॉर स्टूडेंट टू एक्सपीरियंस एंड अंडरस्टैंड डिफरेंट पर्सपेक्टिव एंड सिचुएशन, यानी इसका उद्देश्य होता है कि बच्चे अनुभव गेन कर सकें और जो अलग अलग पर्सपेक्टिव है, अलग अलग सिचुएशन है, उसे समझ सकें। जो ये तरीका है ये बहुत ही ज़्यादा प्रभावी होता है पढ़ाने के लिए, और इंटरपर्सनल और सोशल स्किल डेवलप करने के लिए भी बहुत अच्छा होता है। इंटरपर्सनल स्किल क्या होती है, दूसरे की भावनाओं को समझना, दूसरे को समझना।
ठीक है, एज वेल एज फॉर एक्सप्लोरिंग कॉम्प्लेक्स इथिकल और मोरल इश्यूज, यानी जो मोरल वैल्यू होते हैं, जैसे कि इस कहानी से हमें क्या सीख मिली, तो ये चीजें भी बच्चे के अंदर डेवलप होती हैं, सही गलत का पता चलता है। रोल प्लेइंग से बच्चे के अंदर एम्पैथी, सिंपैथी, प्रैक्टिस कम्युनिकेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स डेवलप होती है, यानी बच्चे के अंदर सहानुभूति विकसित होती है, बातचीत करने का तरीका उसे आता है, समस्या समाधान कौशल विकसित होता है और टॉपिक को लेके बहुत अच्छी समझ बन जाती है। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए स्टूडेंट कुड रोल प्ले अ जॉब इंटरव्यू इन अ कोर्ट रूम ट्रायल। दिस टीचिंग स्ट्रेटेजी कैन इंप्रूव कम्युनिकेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड डिसीजन मेकिंग स्किल्स। ठीक है, कि भाई तुम बच्चे को कोई भी रोल दे सकते हो कि तुम्हें इंटरव्यू लेना है, तुम्हें क्या ये कैदी का रोल प्ले करना है। एक हमारे स्कूल में हुआ था, एक बच्चे को बनाया गया था कि तुम्हें क्या है, वो जो अर्थी को आग लगाते हैं कौन शमशान में, वो क्या बोलते हैं उसे, जो भी बोलते हैं, कि इसका रोल तुम्हें प्ले करना है। तो इस तरीके के रोल बच्चों को दिए जाते हैं, इससे बच्चों की कम्युनिकेशन भी अच्छी होती है। नेक्स्ट है ब्रेन स्टॉर्मिंग, यानी बुद्धिशीलता, यानी मस्तिष्क की उत्तेजना। ब्रेन स्टॉर्मिंग क्या होता है पता है? ब्रेन स्टॉर्मिंग होता है, मैंने आपसे कुछ भी पूछा तो आप क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा आइडियाज़ जनरेट कर रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा आपके विचार आ रहे हैं आपके दिमाग में। जैसे कि क्लास में 40 बच्चे बैठे हैं, मैंने किसी से कोई भी क्वेश्चन पूछा तो बच्चे क्या है, नए नए आइडियाज़ लगा पा रहे हैं, कुछ भी ब्रेन स्टॉर्मिंग कर पा रहे हैं, नए नए आइडियाज़ लगा रहे हैं, नए नए तरीके बता रहे हैं, अपने एक्सप्रेशन दे रहे हैं कि मेरे अकॉर्डिंग ये हो सकता है, ये नहीं तो ये हो सकता है, बहुत सारे तरीके बता रहे हैं, तो वो होती है ब्रेन स्टॉर्मिंग। तो ब्रेन स्टॉर्मिंग बहुत ही इफेक्टिव तरीका है और शॉर्ट में और वेरी शॉर्ट में पूछा जाता है। तो ब्रेन स्टॉर्मिंग क्या है? एक टीचिंग स्ट्रेटेजी दैट इन्वॉल्व जनरेटिंग आइडियाज इन अ ग्रुप सेटिंग, यानी अपने विचारों को उत्पन्न करना। इसमें बच्चों को एनकरेज किया जाता है, प्रोत्साहित किया जाता है कि वो अपने विचारों को शेयर करें दूसरे के साथ। उनके जितने भी आइडियाज़ होते हैं, जितने भी उनके विचार होते हैं, उन्हें एक्सेप्ट किया जाता है, रिकॉर्ड किया जाता है, यानी टीचर उन्हें सुनता है और उस पर जवाब भी देता है, उन्हें क्रिटिसिज्म नहीं करता, ना तो उन्हें डांटता है और ना ही ये कहता कि क्या बोल रहे हो, ये बैठ जाओ, डांटते हैं ना टीचर जैसे क्लास में, तो ना तो उन्हें जज किया जाता है, ना ही उनकी आलोचना की जाती है, उनके विचारों को सुना जाता है। ठीक है, जो ब्रेन स्टॉर्मिंग होती है इसका उद्देश्य है बच्चे के अंदर रचनात्मकता विकसित हो सके, डाइवर्जेंट थिंकिंग, अपसारी सोच विकसित हो सके। तो ब्रेन स्टॉर्मिंग यूज की जाती है अलग अलग टॉपिक्स के लिए, जिससे कि बच्चे कुछ इनोवेटिव आइडियाज लगा सके। इनोवेटिव यानी कोई भी नए नए आइडियाज। ठीक है, तो ये जो रणनीति है, ये जो स्ट्रेटेजी है, ये किस में हेल्पफुल है कि बच्चे की आलोचनात्मक सोच विकसित हो सके, रचनात्मकता बढ़ सके और समस्या समाधान कौशल उसके अंदर विकसित हो सके। ठीक है, तो हर एक स्ट्रेटेजी की अपनी अपनी स्ट्रेंथ है, अपनी अपनी वीकनेसेस हैं। तो हर एक स्ट्रेटेजी जो है बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है अपने उद्देश्य को पाने के लिए, बच्चों को एंगेज करने के लिए। तो हमें क्या है, यूज़ करनी चाहिए ये स्ट्रेटेजी, जिससे हम बच्चों को क्या है, सही तरीके से पढ़ा सकें। अब नेक्स्ट है डिस्कवरी स्ट्रेटेजी। डिस्कवरी स्ट्रेटेजी का क्वेश्चन अलग से पूछा जाता है कि डिस्कवरी स्ट्रेटेजी क्या है, इसकी मेरिट्स और डीमेरिट्स बताइए। प्रोजेक्ट स्ट्रेटेजी क्या है, इसकी मेरिट्स और डीमेरिट्स बताइए। तो डिस्कवरी क्या होता है, खोज करना होता है। तो खोजबीन जो आधारित रणनीति है वो क्या होती है, तो देखो डिस्कवरी स्ट्रेटेजी, द नेम सजेस्ट, स्टैंड्स फॉर अ टाइप ऑफ टीचिंग स्ट्रेटेजी दैट हेल्प द लर्नर टू फाइंड आउट और डिस्कवर द थिंग्स, यानी चीज़ों की खोजबीन करना। जैसे कि कोई भी तथ्य है, कोई भी चीज़ है, जैसे कि केमिस्ट्री लैब है, हम क्या करने जाते हैं, वो खोजबीन करने चाहते हैं, कुछ ना कुछ डिस्कवर करते हैं। या फिर किसी बच्चे को गार्डन में भेजा गया कि जाओ चीज़ों को एक्सप्लोर करो, देखो वहाँ, तो हम क्या है, वहाँ से कुछ ना कुछ डिस्कवर करके आते हैं। ठीक है, लेकिन जो डिस्कवरी होती है, जो खोज होती है, ये किसकी गाइडेंस और किसकी सुपरविजन में होती है, टीचर की में, या फिर कोई भी एक्सपर्ट हो। तो इसीलिए इसे नाम दिया गया है डिस्कवरी स्ट्रेटेजी। इसकी प्रक्रिया क्या है, टीचर कोई भी टॉपिक और कंसेप्ट इंट्रोड्यूस करेगा बच्चे के सामने, कोई भी इंफॉर्मेशन देगा, कोई भी संसाधन देगा, फिर उसमें बच्चे क्या करेंगे, एक्सप्लोर करेंगे। देखो अभी बोल रही थी मैं, क्या है, उसमें बच्चे एक्सप्लोर करेंगे, अन्वेषण करेंगे और प्रयोग करेंगे, एक्सपेरिमेंट करेंगे और अपने हाथों से करके देखेंगे। ठीक है, एक्सपेरिमेंट करेंगे, अपनी प्रॉब्लम्स को सोल्व करेंगे और शामिल होंगे अलग अलग एक्टिविटीज़ में, ऑब्जर्वेशन करेंगे और एक तथ्य पर पहुंचेंगे, एक निष्कर्ष पे पहुंचेंगे। शायद गलत लिखा है, कोई बात नहीं, क्या है, कंक्लूजन पे पहुंचेंगे। द स्टूडेंट रिफ्लेक्ट ऑन देयर लर्निंग एंड शेयर देयर डिस्कवरीज विद अदर्स। इसमें बच्चे क्या है, बच्चों की जो लर्निंग है वो बढ़ेगी और जो उन्होंने डिस्कवरी की है वो दूसरों के साथ शेयर करेंगे।
मेरिट्स क्या है, गुण क्या है इसके डिस्कवरी स्ट्रेटेजी के, तो इसमें बच्चा क्या है, बच्चे को प्रोत्साहित किया जाता है कि वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करे, यानी सक्रिय रूप से भागीदारी ले उसमें, और सीखे, और उसकी मोटिवेशन भी बढ़े और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे शामिल हों। बच्चे की आलोचनात्मक सोच बढ़े और उसकी समस्या समाधान कौशल विकसित हो। बच्चा जो इन्फॉर्मेशन है उसे रिटेन कर पाए, देख पाए, समझ पाए, अपने दिमाग में रख पाए, और दे हैव पर्सनल इन्वेस्टमेंट इन द लर्निंग प्रोसेस, और पर्सनली भी इन्वेस्ट करे लर्निंग प्रोसेस में। डीमेरिट्स क्या है, अवगुण क्या है, डी गुण लिख रहा है देखो, अवगुण अवगुण क्या है कि भाई अगर हम डिस्कवरी करेंगे, खोज करेंगे, तो हमारा बहुत सारा टाइम लगेगा, तो ये टाइम कंज्यूमिंग है, इसके लिए बहुत सारी तैयारी भी चाहिए अगर हम कोई भी चीज़ खोज कर रहे हैं, ठीक है। चैलेंजिंग भी हो सकता है, और ये सुनिश्चित करें कि बच्चे इसमें मीनिंगफुल डिस्कवरी ही करें, ऐसा नहीं है कि टाइम पास ही कर रहे हैं या टाइम वेस्ट ही कर रहे हैं। इसमें कुछ बच्चे स्ट्रगल करते हैं क्योंकि हर बच्चा ओपन माइंडेड नहीं होता, तो इसलिए ये इतना बढ़िया भी नहीं है। अब है प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग। प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग क्या होता है, परियोजना आधारित ज्ञान, तो वही है प्रोजेक्ट जो हम पीछे पढ़ के आए हैं। तो प्रोजेक्ट क्या है, किसी भी प्रोजेक्ट पे काम करना। प्रोजेक्ट कैसा होता है, कोई भी रियल वर्ल्ड यानी हमारे आसपास की जो समस्या होती है उन पे हम काम करते हैं, उन पे हम रिसर्च करते हैं, कोलैबोरेशन करते हैं, यानी ग्रुप में काम करते हैं और उस प्रॉब्लम को सोल्व करते हैं, ठीक है। Often interdisciplinary, allowing student to apply knowledge and skills from multiple subject areas to project with real world implication, यानी किसी भी सब्जेक्ट का कोई भी टॉपिक हम ले सकते हैं और सबको क्या है एक्सप्लोर करेंगे और रियल वर्ल्ड में इम्प्लाई करके देखेंगे, जो रियल वर्ल्ड का इशू होगा उसे सोल्व करने की कोशिश करेंगे इस प्रोजेक्ट के थ्रू। इसका प्रोसेस क्या होता है कि हम कोई भी रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम देखेंगे, यानी अपने आस पड़ोस में जो भी हमें प्रॉब्लम दिख रही है, अपने एरिया में दिख रही है, जैसे कि गर्ल्स एजुकेशन पे ले सकते हैं कि लड़कियों को एजुकेशन नहीं दी जाती, या फिर लड़कियों की एजुकेशन कम है एज कम्पेयर टू बॉयज़, लड़कियों को ज़्यादा नहीं पढ़ाया जाता, कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो और चैलेंज दैट स्टूडेंट विल वर्क टू एड्रेस, और बच्चों को देंगे इस प्रॉब्लम को कि बच्चे सोल्व करेंगे। तो बच्चे क्या करेंगे, रिसर्च में शामिल होंगे, अपने चारों तरफ देखेंगे, इंटरनेट का यूज़ करेंगे, कोलैब करेंगे और उनकी प्रॉब्लम सॉल्विंग डेवलप होगी सॉल्यूशन के लिए, और इस प्रॉब्लम का निवारण करके लेके आएंगे, ठीक है। इसमें क्या करेंगे, रिसीव गाइडेंस एंड फीडबैक, साथ के साथ टीचर भी उनकी हेल्प करता रहेगा, उन्हें टाइम टू टाइम गाइडेंस और फीडबैक देते रहेंगे। टीचर दे सकता है या कोई भी एक्सपर्ट दे सकता है जो उस फील्ड का एक्सपर्ट हो। बच्चे क्या करेंगे, इस प्रॉब्लम को सोल्व करेंगे और इस प्रोजेक्ट को ऑडियंस के सामने रखेंगे, ठीक है। मेरिट्स क्या है, गुण क्या है कि इससे बच्चों की क्या है, जो कोलैबोरेशन है, जो सहयोगात्मक अधिगम है, उसको बढ़ावा मिलता है क्योंकि ग्रुप में काम करते हैं। बच्चों की बातचीत करने का तरीका भी अच्छा होता है और उनकी आलोचनात्मक सोच भी बढ़ती है। इसमें बच्चों को मौका मिलता है कि वो अपनी नॉलेज को अप्लाई कर सकें, अपनी स्किल्स को डेवलप कर सकें अलग अलग सब्जेक्ट एरिया में, ठीक है। इसमें क्या है, बच्चे के अंदर सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी आती है, यानी सामाजिक जिम्मेदारी उत्पन्न होती है, ठीक है। अवगुण क्या है, डीमेरिट्स क्या है, ये क्या है, टाइम कंज्यूमिंग है, रिक्वायर अ लॉट ऑफ रिसोर्सेज एंड प्लानिंग, यानी इसमें टाइम बहुत ज़्यादा लगता है और बहुत ज़्यादा प्लानिंग चाहिए। बहुत इन्वर्टर बोल गया है, बहुत ज़्यादा प्लानिंग चाहिए। इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है और बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज भी चाहिए, और भाई लंबाई तो प्रोसेस होता है, इतनी जल्दी थोड़ी ना हम प्रोजेक्ट बना लेंगे। चैलेंजिंग होता है, सब बच्चे एंगेज नहीं हो सकते और मीनिंगफुली भी नहीं सीख सकते, और कुछ बच्चे स्ट्रगल करते हैं क्योंकि हर बच्चा क्या है, खुले दिमाग का नहीं होता, हर बच्चे के अंदर इतना माइंड नहीं होता है, ठीक है। असेसमेंट कैन बी चैलेंजिंग, जो हम आकलन करते हैं वो भी चैलेंजिंग हो सकता है, इवेल्युएट करना प्रोजेक्ट को वो भी चैलेंजिंग हो सकता है, ठीक है। अब चलते हैं, लास्ट यूनिट है टीचर्स परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन, यानी जो टीचर परफॉर्म करते हैं उसे कैसे हम मूल्यांकन करेंगे। देखो क्वेश्चन लिखा हुआ है, क्योंकि मैंने पहले क्वेश्चन की फॉर्म में ही कराया था कि शिक्षण के निष्पादन मूल्यांकन से आप क्या समझते हैं, शिक्षकों के मूल्यांकन की तकनीकी क्या है। तो टीचर्स की जो परफॉर्मेंस है उसका हम मूल्यांकन कैसे करेंगे। पहले तो हम समझते क्या है इस चीज़ से, जो टीचर की परफॉर्मेंस है उसके इवैल्यूएशन से हम क्या समझते हैं। तो ये एक तरीका है जिससे हम टीचर्स को आंकते हैं, टीचर्स का आकलन करते हैं कि टीचर कैसा पढ़ा रहा है, क्या क्वालिटी है, कितनी टीचर ने नॉलेज गेन कर रखी है, कितना अपने बच्चों को वो दे पा रहा है, कितने अपने बच्चों को सिखा पा रहा है। तो वो सारी बातें हम इसके अंदर करते हैं,
ठीक है। इट इन्वॉल्व्स कलेक्टिंग एंड एनालाइजिंग डेटा ऑन टीचर्स टीचिंग प्रैक्टिस इंस्ट्रक्शनल, यानी टीचर जो टीचिंग प्रैक्टिस करके आया है उसे देखेंगे, उसका डेटा कलेक्ट करेंगे। टीचर जो रणनीतियाँ यूज कर रहे हैं उसे देखेंगे। क्लास को मैनेज किस तरीके से कर रहा है टीचर को, उसका मूल्यांकन करेंगे। बच्चों को शामिल कैसे कर रहा है टीचर, उसका मूल्यांकन करेंगे। बहुत सारे फैक्टर हैं जो इसमें इन्फ्लुएंस करते हैं। ठीक है, तो कुछ टेक्निक्स हैं टीचर्स के इवैल्यूएशन की, यानी अब तक तो हम बच्चों का ही मूल्यांकन देख रहे थे, अब टीचर्स का मूल्यांकन कैसे करेंगे कि भैया क्लास को ऑब्जर्व करेंगे, क्लास ऑब्जर्वेशन करेंगे। क्लास ऑब्जर्वेशन कौन करेगा, कोई बच्चे थोड़ी ना करेंगे। क्लास को ऑब्जर्वेशन करेगा जो वहाँ पे ट्रेंड इंसान रहेगा। जैसे कि आप लोग पढ़ाने जाते हैं तो आपको ऑब्जर्व कौन करते हैं, आपके टीचर्स, और टीचर्स को ऑब्जर्व कौन करेगा, जो ट्रेंड टीचर होंगे, ट्रेंड इवैल्यूएटर होंगे। ठीक है, वो टीचर्स को ऑब्जर्व करेंगे। टेकिंग नोट ऑफ देयर टीचिंग मेथड, जो उनके पढ़ाने का तरीका है वो नोट डाउन कर लेंगे कि अच्छा इस मेथड से पढ़ा रहे हैं। जो उनका रणनीति, जो उनका मटेरियल का तरीका है, किस तरीके से निर्देश दे रहे हैं, उसे नोट डाउन कर लेंगे। बच्चों के साथ उनका इंटरेक्शन कैसा है, व्यवहार कैसा है, और क्लास को कैसे मैनेज कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट है स्टूडेंट्स इवैल्यूएशन, यानी बच्चे भी कैसे मूल्यांकन करें। तो बच्चों से भी तो पता चलता है, बच्चों से कैसे पता चलता है टीचर का कि बच्चों का फीडबैक क्या आ रहा है बच्चों से। जैसे कि हमारे स्कूल में क्या हुआ करता था कि केमिस्ट्री के टीचर आए एक नए, तो पूरी क्लास को बुलाया गया एक एक करके, दो दो तीन तीन बच्चों को, कि बताओ तुम्हें कैसे लगे, सर ने कैसे पढ़ाया। तो बच्चों से फीडबैक लेके भी हम पता चला सकते हैं कि कैसा टीचर है। ठीक है, कैसी उसकी टीचिंग प्रैक्टिसेस हैं, कैसे उसके इंस्ट्रक्शन की क्वालिटी है, सब्जेक्ट मैटर की समझ कितनी है, और बच्चों को शामिल किस लेवल तक कर पाता है। पीयर इवैल्यूएशन, यानी जो टीचर के दोस्त होते हैं साइड वाले, उनसे भी पता चल सकता है। एडमिनिस्ट्रेटर से पता चल सकता है, टीचर से पता चल सकता है, वो भी तो ऑब्जर्व करते हैं साइड वाले को कि भाई कैसे पढ़ा रहा है, तो वो भी फीडबैक दे सकते हैं। सेल्फ इवैल्यूएशन से पता चल सकता है कि टीचर खुद पे ही रिफ्लेक्ट करे, अपनी ही टीचिंग को देखे कि कहाँ मुझे इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। ठीक है, एनालिसिस ऑफ स्टूडेंट्स लर्निंग आउटकम, इससे भी हमें पता चल सकता है टीचर का कि बच्चों का जो रिजल्ट आएगा, बच्चों की जो परफॉर्मेंस होगी, उससे भी पता चल जाएगा कि टीचर ने कैसा पढ़ाया है। बच्चों का टेस्ट स्कोर, उनकी ग्रेड, जो भी इंडिकेटर हैं अचीवमेंट के, उससे पता चल जाएगा कि टीचर ने कैसा पढ़ाया है। ठीक है, तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो इवैल्यूएशन ऑफ टीचर शुड बी कॉम्प्रिहेंसिव प्रोसेस दैट कंसीडर मल्टीपल फैक्टर, यानी एक बहुत व्यापक तरीका है, ये बहुत बड़ा प्रोसेस है, मल्टीपल फैक्टर्स इसे अफेक्ट करते हैं, बहुत सारे फैक्टर हो सकते हैं टीचर के इवैल्यूएशन के भी। ठीक है, अब है टीचर्स अकाउंटेबिलिटी, शॉर्ट में पूछा जाता है। ठीक है, शिक्षकों की जवाबदेही, टीचर्स अकाउंटेबिलिटी क्या होती है, शिक्षकों की जवाबदेही, यानी देखो भाई जैसे टीचर बच्चों को पढ़ा रहा है तो ये टीचर की जिम्मेदारी होती है। जैसे कि स्कूल में हम अपने बच्चे को भेजते हैं, आप अपने बच्चे को भेजते हैं, तो आप क्या किससे जिम्मेदारी देते हैं, टीचर को। अगर टीचर कह रही है कि तुम्हारे बच्चे ने लंच नहीं खाया और रोज फोन कर रही है, तो तुम किसको बोलोगे, टीचर को ही बोलोगे कि भाई तुम्हारी जवाबदेही नहीं है, तुम खिलाओ ना उसे, कहो ना उसे, डांटो धमकाओ, जो भी है, ये तुम्हारी अकाउंटेबिलिटी है, तुम्हारी जवाबदेही है। तो ये क्या होती है, एक तरीके से टीचर की जवाबदेही, हर पॉइंट ऑफ व्यू पे खड़ा रहे टीचर, जवाब देने के लिए तैयार रहे। ठीक है, तो पढ़ते हैं। टीचर अकाउंटेबिलिटी refers to the responsibility of teacher to demonstrate their effectiveness and impact of student learning outcome, यानी शिक्षक उत्तरदायी, शिक्षकों की जिम्मेदारी को संदर्भित करता है। देखो मैंने बताया ना, शिक्षकों की जिम्मेदारी को संदर्भित करता है, छात्रों के सीखने के परिणामों पर उनकी प्रभावशीलता और प्रभाव का प्रदर्शन करता है कि बच्चे किस तरीके से सीख रहे हैं और क्या सीख रहे हैं। ठीक है, और नहीं सीख रहे हैं तो टीचर जवाब देने के लिए तैयार रहता है। इसके अंदर इट इन्वॉल्व सेटिंग क्लियर गोल्स एंड एक्सपेक्टेशन फॉर टीचर्स एंड होल्डिंग देम अकाउंटिंग फॉर मीटिंग दीज गोल्स, यानी बच्चों के जो गोल हैं वो सेट रहते हैं, टीचर की एक्सपेक्टेशन रहती है कि ये गोल पूरे किए जाएं, और अगर पूरे नहीं किए जा रहे हैं, अगर बच्चे जैसे कि टीचर कहने लगे कि भाई तुम्हारा बच्चा पढ़ता नहीं है, तो बच्चे की थोड़ी ना गलती है, उसमें टीचर की गलती है कि भाई तुम्हारे पढ़ाने का तरीका गलत है और बदलो। तो वो क्या है, अकाउंटेबिलिटी है, जवाबदेही है। टीचर अकाउंटेबिलिटी इज इंपॉर्टेंट फॉर एंश्योरिंग दैट स्टूडेंट रिसीव हाई क्वालिटी इंस्ट्रक्शन एंड दैट टीचर आर हेल्ड रेस्पॉन्सिबल फॉर देयर परफॉर्मेंस, यानी जो बच्चों की परफॉर्मेंस है उसके लिए जिम्मेदार किसको ठहराया जाता है, टीचर को। ठीक है, टीचर्स आर अकाउंटेबल टू वेराइटी ऑफ स्टेक होल्डर्स इंक्लूडिंग स्टूडेंट्स, पेरेंट, एडमिनिस्ट्रेटर एंड द वाइडर कम्युनिटी, यानी जवाब देने के लिए तैयार रहता है किस किस को, पेरेंट्स मीटिंग हो जाए तो पेरेंट्स भी टीचर को ही बोलेंगे, स्टूडेंट्स भी टीचर को ही बोलते हैं, और जो प्रशासन है वो भी टीचर को ही बोलेगा। ठीक है,
जो टीचर की जवाबदेही है उसे हम मीज़र कैसे कर सकते हैं कि भाई टीचर्स के मेथड को देख सकते हैं, बच्चों के टेस्ट स्कोर को देख सकते हैं, क्लास के ऑब्जर्वेशन को देख सकते हैं और बच्चों से जो फीडबैक आया उसे देख सकते हैं। जो पर्पस होता है टीचर अकाउंटेबिलिटी का, ये होता है कि टीचर की क्वालिटी को इम्प्रूव किया जा सके। ये पर्पस नहीं होता कि टीचर की बेइज्जती करनी है, ये है कि टीचर अपने आप में इम्प्रूव कर सके, उसकी प्रोफेशनल ग्रोथ भी हो सके, ठीक है, यानी उसका करियर आगे जा सके और बच्चों की नीड्स पूरी हो सके। Teacher accountability can be supported through professional development, opportunity, ongoing feedback and support and incentive for good performance। यानी जो शिक्षक की जवाबदेही है उसे सपोर्ट भी किया जाता है, टीचर को मौके भी दिए जाते हैं कि प्रोफेशनल डेवलपमेंट कर सके और साथ के साथ उसे फीडबैक और सपोर्ट भी मिल सके और अगर टीचर अच्छी परफॉर्मेंस कर रहा है तो उसे इंसेंटिव भी मिल सके। टीचर हु आर हेल्ड अकाउंटेबल फॉर देयर परफॉर्मेंस are more likely to be motivated to improve their teaching practices। यानी जो शिक्षक जवाब देने के लिए तैयार रहता है वो क्या है, मोटिवेटेड भी होता है और अपनी टीचिंग प्रैक्टिस को इम्प्रूव भी करता है और बच्चों के आउटकम पे भी ध्यान देता है कि बच्चों का रिजल्ट क्या है। तो however it is important to ensure that teacher accountability is implemented in a fair and equitable manner। यानी ये सुनिश्चित करना चाहिए जो टीचर की जवाबदेही है, जो टीचर की जिम्मेदारी है, उसे हम तरीके से मीजर करें, इम्प्लीमेंट करें। भाई ऐसा नहीं है पक्षपात कर रहे हैं, हम टीचर की बेइज्जती कर रहे हैं, ठीक है। ओवरऑल अगर देखा जाए तो ये इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, इससे इंश्योर किया जा सकता है कि हम बच्चों को अच्छी एजुकेशन दे पा रहे हैं, हाई क्वालिटी एजुकेशन दे पा रहे हैं और इससे टीचर की भी इम्प्रूवमेंट हो रही है और बच्चे की भी इम्प्रूवमेंट हो रही है, ठीक है। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। होपफुली क्लास आपको अच्छी लगी होगी, समझ में आई होगी। इन्वर्टर बिल्कुल डाउन हो चुका है, अंधेरे में बैठ के क्लास बना रही हूँ। तो बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिए और मुस्कुराते रहिए। देखो ऐसे ही होता है गाँव में, हाँ लाइट का थोड़ा सा इशू रहता है जब मौसम ख़राब होता है। जो लोग गांव से हैं वो थोड़ा सा समझ सकते हैं और उन्हें पता भी होता है कि कैसे गांव के हालात होते हैं। सो बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिए और अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और शेयर भी किया करें बीएड ग्रुप में, जहाँ भी आप ग्रुप में जुड़े हुए हैं तो मुझे भी मोटिवेशन मिलता है, मुझे भी अच्छा लगता है, ठीक है। बाय बाय।